कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में जहाँ पे एमसीक्यूज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस को देख करके लगता है ये बहुत ही आसान है और वहीं पे हम गलती कर बैठते हैं। क्या होता है, हम क्वेश्चन को आसान समझ लेते हैं और हम वहाँ गलती करते हैं जिससे हमारा मार्क्स कट जाता है और थोड़े से हमारा सिलेक्शन छूट जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट्स को पढ़ना, कंसेप्ट्स को समझना, लेकिन साथ ही साथ एक अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस भी किया जाए। तो हमारा ये जो सीरीज चल रहा है जिसमें हम कंसेप्ट्स तो बता ही रहे हैं जो रेगुलर हमारा चलता रहता है हमेशा, बट अभी हमारा स्पेशली बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एमसीक्यू का सीरीज भी चल रहा है। तो इसके साथ प्रैक्टिस करते रहें रेगुलरली, और जो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि सिक्वेंशियली ये सीरीज मिलता रहे। तो आज का जो हमारा एमसीक्यू का पहला सवाल है, विच फीचर ऑफ सी प्लस प्लस अलाउज अ सिंगल फंक्शन नेम टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट पास्ट। यानी कि सी प्लस प्लस का वो कौन सा फीचर जो कि एक ही नाम के फंक्शंस बनाए जाएंगे, आर्गुमेंट्स जिनमें अलग होंगे, यानी एक प्रोग्राम के अंदर एक ही नाम का हम एक से अधिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हो, ये कौन सा फीचर है। तो ये बहुत ही बेसिक है, बहुत बेसिक और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ट्रैप होने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। इसमें हम लोग जानते हैं कि सी प्लस प्लस में पॉलीमॉर्फिज्म वो कंसेप्ट है, और पॉलीमॉर्फिज्म में जब फंक्शन की बात हो रही है तो फंक्शन ओवरलोडिंग। तो कई तरह का ओवरलोडिंग हम लोग करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म में, फंक्शन ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड वर्चुअल फंक्शन। तो जब फंक्शन की बात हो रही है कि एक से अधिक फंक्शन बनाया जाए तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी सही होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द पाइथन एक्सप्रेशन। यानी कि पाइथन एक्सप्रेशन जो यहाँ दिया हुआ है, अगर इसको एग्जीक्यूट किया जाए तो एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 13, और ये जो है ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है जो कि पाइथन में मिलता है हम लोगों को। तो ये क्या करता है, जैसे हम डिवाइड करते हैं 13 को तो 4 3 जा 12, और यहाँ रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ये फ्लोर डिवीजन ऑपरेटर है, तो ये 3 को रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाएगा। फ्लोर डिवीजन में पाइथन में अगर हम सिंगल डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो डिवीज़न होगा वो फ्लोर में क्वोशेंट नहीं मिलेगा, यहाँ पे डिवीज़न कंप्लीट होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी कि यहाँ पे हमारा आंसर 3 पॉइंट समथिंग होगा अगर हम ये सिंगल ऑपरेटर यूज करते। लेकिन पाइथन में डबल ऑपरेटर फ्लोर डिवीज़न के लिए यूज होता है, तो इसका मतलब है कि फ्लोर में वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों को 3 मिलेगा, और फिर ये रिमाइंडर लौटाता है, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है और ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। तो यहाँ रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1 मिलेगा। तो 3 + 1 x में 4 जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जिसमें 4 है ये सही होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसक्यूएल विच कंस्ट्रेंट एंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन ए कॉलम आर डिस्टिंक्ट एंड नॉट नल। यानी एसक्यूएल में कौन सा कंस्ट्रेंट यह सुनिश्चित करता है कि कॉलम की सभी वैल्यूज अलग अलग हो और नल ना हो। तो कौन सा कंस्ट्रेंट है, यूनिक। तो यूनिक ये तो डिफाइन करता है कि वैल्यू यूनिक हो, बट नल हो या नॉट नल हो ऐसा डिफाइन नहीं करता है। यानी यूनिक में नॉट नल एक्सेप्टेबल है। प्राइमरी की की वैल्यू हमेशा यूनिक होनी चाहिए और नॉट नल भी होनी चाहिए, यानी ये नल को एक्सेप्ट नहीं करता है। तो हमारा आंसर होगा बी। विच कंपोनेंट ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर लोडिंग क्लास फाइल्स इनटू मेमोरी। यानी जावा वर्चुअल मशीन जेवीएम का कौन सा वो घटक है जो क्लास फाइलों को मेमोरी में लोड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। यानी कि कौन सा चीज है या जेवीएम का वो कौन सा कंपोनेंट है, क्या है जो क्लास फाइल्स को लोड करता है। एग्जीक्यूशन इंजन नहीं, क्लास लोडर। तो यहाँ नाम से ही हम समझ सकते हैं क्लास लोडर यानी जो क्लास को लोड करता हो।
तो ये हमारा क्लास लोडर जो होता है JVM में, ये एक क्लास है, क्लास लोडर, ये क्लास है java.lang पैकेज के अंदर। java.lang पैकेज में क्लास लोडर एक क्लास है, और ये क्या करता है, ये क्लास को लोड करता है। जो भी क्लास हमारे प्रोग्राम में यूज किया गया हुआ है उन क्लासेज को लोड करने का काम करता है। तो अगर हम किसी क्लास को यूज कर रहे हैं और क्लास लोडर उन क्लास को लोड करने गया और उसका क्लास फाइल नहीं मिला, डॉट क्लास फाइल नहीं मिला, तब हम लोगों को वहां पे एक्सेप्शन मिलता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो ये हमारा ऑप्शन है बी, क्लास लोडर। द क्लास लोडर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोड द क्लास फाइल्स यूज्ड इनटू द प्रोग्राम। What is the Boolean expression corresponding to an XOR gate with inputs A and B? यानी A और B इनपुट दिया जाए XOR गेट में, तो उसका Boolean एक्सप्रेशन क्या है? तो बेसिक XOR गेट का जो Boolean एक्सप्रेशन होता है वो होता है A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट। ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोगों को याद रखना हो कि XOR गेट का ये एक्सप्रेशन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन A ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे दो और बुलियन एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे ये जो बुलियन एक्सप्रेशन ये भी हमको याद है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होता है A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट प्लस A और B, ये होता है XNOR गेट के लिए। तो XOR का ये तो है। अब यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है A प्लस B, A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन तो हम लोग जानते हैं A कॉम्प्लीमेंट B प्लस A B कॉम्प्लीमेंट, और हमारे पास एक और एक्सप्रेशन है A प्लस B इंटू A कॉम्प्लीमेंट प्लस B कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं कि ये ऑप्शन जो है सही भी हो सकता है। अब यहाँ पे चूंकि ये तो सही है, ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं, हमें ये याद करके रखना है कि XOR गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, XOR गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, एंड का क्या होता है, नॉट का क्या होता है, नॉट का क्या होता है, ये हम लोगों को रिमेंबर करके रखना है। तो यहाँ पे ये XNOR का है, ये कोई दिक्कत नहीं, इससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन बी में ये किसी भी पर्टिकुलर गेट का एक्सप्रेशन नहीं है, ये एक जनरल बुलियन एक्सप्रेशन है, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो अब हम कैसे चेक करें? तो हम लोग क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को ब्रेक करते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ए इंटू ए बार प्लस ए बी बार प्लस बी ए बार प्लस बी इंटू बी बार। अब a इंटू ए बार और b इंटू बी बार, ये हम लोग जानते हैं कि ये 0 होता है। 0 क्यों होता है? एक जनरल सा कंसेप्ट है कि अगर a 0 है तो a बार 1 होगा, और अगर a 1 है तो a बार उसका 0 होगा, क्योंकि a का उल्टा a बार है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो अगर ये 1 है तो ये 0 है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो a इंटू ए कॉम्प्लीमेंट ये 0 होगा, या b इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 0 होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का रिवर्स होता है। a और a कॉम्प्लीमेंट, b और b कॉम्प्लीमेंट दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। तो रिवर्स है तो एक 0 है तो एक 1 होगा, एक 1 है तो दूसरा 0 होगा, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आएगा हमेशा। तो ये दोनों 0 हो गया, तो बच गया हमारे पास a b कॉम्प्लीमेंट प्लस b a कॉम्प्लीमेंट b। तो जो कि ये हमारा XOR गेट का जो एक्सप्रेशन होता है वही बनना फाइनली। तो यहाँ पे ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, यानी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन डी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। मोर देन वन ऑफ द अबव इज करेक्ट। In data structure, which traversal technique on a binary search tree visits nodes in non-decreasing sorted order? यानी डेटा स्ट्रक्चर में बाइनरी सर्च ट्री पर कौन सी ट्रेवर्सल तकनीक नोड्स को नॉन डिक्रीजिंग सॉर्टेड ऑर्डर में विजिट करती है? नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर तो प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये जो है
प्री ऑर्डर या पोस्ट ऑर्डर जो होता है, हम इसका यूज करते हैं एक्सप्रेशंस को कन्वर्ट करने के लिए प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स में। इन ऑर्डर जो होता है ये हमारा एक जनरल इक्वेशन है इनफिक्स के फॉर्म में। तो प्री ऑर्डर में हमारा क्या होता है, जैसे हमारा ये कोई नोड है, कोई ट्री है, सपोज हमारा ये कोई ट्री है ए बी सी, तो हम इन ऑर्डर में इसे, ये हमारा लेफ्ट नोड है इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे, ये राइट नोड है इसको R से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हमारा नोड है इसको N से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इन ऑर्डर में क्या कहता है, इन ऑर्डर कहता है कि जो है सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट नोड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे लेफ्ट नोड हमारा कौन सा है, लेफ्ट नोड है हमारा बी, तो हम इसकी वैल्यू बी को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इन ऑर्डर, इन यानी बीच में, नोड जो है वो बीच में आएगा, नाम से ही क्या है प्री मतलब नोड हमारा पहले आएगा। तो यहाँ पे नोड हमेशा LNR होगा, लेफ्ट नोड एंड राइट। तो हम पहले लेफ्ट को रीड कर लिए, इसका डेटा बी लिख लिए, और नोड का डेटा ए लिख लेंगे, और राइट का डेटा सी लिख लेंगे। तो हम लेफ्ट टू राइट करते, राइट लेफ्ट नोड एंड राइट इस फॉर्मेट में रीड करते हैं। अब यहाँ पे अगर वैल्यू हो, हमारे पास कोई वैल्यू है सपोज 10, 5, 12, तो सबसे पहले हम रीड करेंगे 10 को, तो 10 हमारा इस जगह पे जाएगा रूट नोड के रूप में। फिर 5 को रीड करते हैं, तो 5 इससे छोटा है तो 5 इसके लेफ्ट में जाएगा, और फिर 12 को रीड करते हैं तो 12 इससे बड़ा है तो 12 राइट को जाएगा। तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है वो नोड के लेफ्ट में होता है, और जो लार्जेस्ट वैल्यू होता है वो नोड के राइट में होता है। तो अगर हम इन ऑर्डर में रीड करते हैं, यानी कि हम सबसे पहले रीड कर रहे हैं लेफ्ट के डेटा को, तो मिडिल जो हमारा आ रहा है, ये नोड आ रहा है, n आ रहा है, और इससे छोटा वैल्यू लेफ्ट में है, तो हम पहले किसको रीड कर रहे हैं, लेफ्ट को। फिर हम किसको रीड कर रहे हैं, नोड को, और फिर हम कहाँ जा रहे हैं, राइट पे जा रहे हैं। यानी हम स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि हम इस जो हमारा नोड है उसको हम यूज कर रहे हैं जब इन ऑर्डर में, तो डेटा हमको कैसे मिलेगा, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा। लेफ्ट में हमारा स्मॉलेस्ट है, फिर नोड पे हमारा मिडिल डेटा होता है, और राइट में हमारा ग्रेटेस्ट डेटा होता है। तो इन ऑर्डर में जब हम डेटा को रीड करना शुरू करते हैं BST में, तो हमारा जो ऑर्डर बनेगा डेटा का वो नॉन डिक्रीजिंग होगा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा सी। Which layer in the OSI reference model is directly responsible for end-to-end process communication and port addressing? यानी OSI रेफरेंस मॉडल की कौन सी लेयर सीधे तौर पे एंड टू एंड प्रोसेस कम्युनिकेशन और पोर्ट एड्रेसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जिम्मेदार होती है। तो OSI में जो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर होता है वो एंड टू एंड कम्युनिकेशन का काम करता है। नेटवर्क लेयर जो होता है वो नेटवर्क ट्रांसमिशन का काम कर रहा है, बट ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क एड्रेसिंग का भी काम कर रहा होता है। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन होगा बी, ट्रांसपोर्ट लेयर ना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी कोड सेगमेंट, यानी जो यहाँ सी का कोड दिया गया है इसमें आउटपुट क्या होगा। तो यहाँ पे इंट ARR 10, 20, 30, 40 एक इंटीजर में इतनी वैल्यू रख लिया गया। एस्ट्रिक PTR इक्वल टू ARR, तो एस्ट्रिक PTR में PTR एक पॉइंटर वेरिएबल है, इसके अंदर एड्रेस रखा गया एरे ARR का। तो ARR में ये जैसे सपोज करो इसका एड्रेस 075 है, इसका एड्रेस 077 है, इसका एड्रेस 079 है, इसका एड्रेस 081 है। तो वेरिएबल ARR के पास 5 एड्रेस है, तो वो किसी एक एड्रेस को पॉइंटर को देगा, और वो एक एड्रेस कौन सा होगा, पहला एड्रेस।
तो यानी कि यहाँ पे 075 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं PTR+2, देन यहाँ पे एस्ट्रिक। तो किसी भी पॉइंटर के पहले अगर एस्ट्रिक का यूज किया जाएगा तो ये एस्ट्रिक का यूज करने से हमको उस पॉइंटर पे जो वैल्यू रखा गया हुआ है वो मिलेगा। तो एस्ट्रिक PTR जब हम करेंगे तो हम 10 पे पहुंचेंगे, क्योंकि एस्ट्रिक PTR के पास एड्रेस कौन सा है, 075। 075 एड्रेस पे कौन सा वैल्यू है, 10। तो यहाँ पे एस्ट्रिक लगाने से हम कहाँ पहुंच रहे हैं, 075 पे, जहां हमको मिलेगा वैल्यू 10। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है, PTR+2 किया गया है, PTR में 2 ऐड किया गया है, यानी यहाँ पे 075 में 2 ऐड किया गया। 2 ऐड करने का मतलब ये पॉइंटर किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। तो 2 ऐड करने का मतलब 2 इंटीजर एड्रेस आगे मूव कर जाएगा। 2 इंटीजर एड्रेस मतलब 4 बाइट्स। सपोज अगर हम लोग 16 बिट आर्किटेक्चर पे हैं तो 4 बाइट्स 2 इंटीजर के लिए। तो ये मूव करके पहुंच गया 079 पे, यानी ये PTR अब यहाँ पे रिफरेंस कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यानी पे 079 पे कौन सा डेटा है, 30 है। अब एस्ट्रिक होगा तो हम लोगों को अब यहाँ पे क्या मिलेगा, 30 मिलेगा। तो यहाँ पे आंसर ए हमारा सही होगा, 30। विच C स्टैंडर्ड लाइब्रेरी memory allocation function allocates memory for a specified number of elements, initializes all bytes to 0 and returns a pointer to the allocated memory block। यानी C के लाइब्रेरी में वो कौन सा मेमोरी एलोकेशन का फंक्शन है जो मेमोरी एलोकेट करने के बाद सभी बाइट्स पे इनिशियलाइजेशन 0 से करता है। तो नई मेमोरी एलोकेशन के लिए हम लोग मैलोक फंक्शन को यूज करते हैं और कैलोक फंक्शन। तो हमारे पास 2 फंक्शन है जो न्यू मेमोरी को एलोकेशन का काम करता है। बट कैलोक में यह फीचर होता है, कैलोक फंक्शन का यह फीचर होता है कि वो मेमोरीज में 0 से इनिशियलाइजेशन भी करता है। तो यहाँ पे सवाल यही है कि वो कौन सा फंक्शन है जो मेमोरी एलोकेशन के साथ साथ इनिशियलाइजेशन भी 0 से कर देता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ई कैलोक सही होगा। अब यहाँ पे फिर ये छोटा सा कोड है जिसका हम लोगों को आउटपुट बताना है। तो यहाँ पे स्टैटिक इंट x इक्वल टू 5 है, x प्लस प्लस और x की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो x की वैल्यू 5 है। अब क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द आउटपुट व्हेन द फंक्शन काउंट इज इन्वोक्ड ट्वाइस सेपरेटली। जब फंक्शन को लगातार 2 बार कॉल किया जाए तो आउटपुट क्या होगा। तो आमतौर पे यहाँ पे क्या होगा, हम या बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे देंगे कि पहली बार x की वैल्यू 5 है तो ये 6 हो गया, एंड सेकेंड टाइम ये 6 प्रिंट कर दिया। फिर दूसरी बार कॉल किया गया तो चूंकि फंक्शन है तो दूसरी बार कॉल होगा, तो पहली बार जो 6 था उस 6 से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आमतौर पे हम लोग क्या जानते हैं कि जैसे काउंट फंक्शन कॉल हुआ, तो काउंट फंक्शन कॉल हुआ तो इसमें x की मेमोरी बनी, इसमें 5 है, x प्लस प्लस होके 6 हो गया। फिर दूसरी बार काउंट फंक्शन कॉल हुआ तो फिर दूसरी बार काउंट फंक्शन में x की मेमोरी बनी, फिर यहाँ 5 आया और फिर x प्लस प्लस हुआ और ये 6 हो गया। तो हम यहाँ पे आंसर क्या देंगे, हम यहाँ पे आंसर दे सकते हैं 6। ये लॉजिकली ये सही लग भी रहा है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, ये स्टैटिक इंट है। तो जब कोई वेरिएबल स्टैटिक है तो उस वेरिएबल की मेमोरी कभी भी उस फंक्शन के अंदर डिफाइंड नहीं होती है। स्टैटिक वेरिएबल्स की मेमोरी सेपरेट मेमोरी होती है और फंक्शन कितनी बार भी कॉल किया जाए, हर फंक्शन वो x को या स्टैटिक वेरिएबल को उसके अपने मेमोरी लोकेशन से एक्सेस करेगा। जैसे ये काउंट फंक्शन है, अगर स्टैटिक यहाँ पे x है तो x का मेमोरी बाहर में जनरेट होगा, यहाँ पे 5 हुआ, फिर काउंट फंक्शन इस फंक्शन को पहली बार में 6 कर दिया और प्रिंट कर दिया 6। फिर काउंट फंक्शन दोबारा कॉल होता है और फिर x को डिक्लेयर करेगा, लेकिन x ऑलरेडी बाहर में डिक्लेयर्ड है, तो बाहर में सेपरेट मेमोरी है
तो दोबारा मेमोरी क्रिएट नहीं होगा। फंक्शन के मेमोरी के अंदर x की मेमोरी दो बार, जितनी बार फंक्शन कॉल होगा उतनी बार क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर वेरिएबल स्टैटिक है तो उसका मेमोरी फंक्शन के अंदर नहीं जाएगा। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी का नाम अगर सपोज किसी बच्चे का नाम मान लो मोहन है, तो मोहन इस घर के अंदर मोहन एक बार है, इस घर में भी मोहन एक बार हो सकता है, लेकिन मोहन यहाँ पे एक ही होगा। दो नाम का, कॉलेज में जाओगे दो नाम का, एक नाम का दो लड़का है तो कुछ ना कुछ रोल नंबर यूनिक रखा रहता है सबका। तो एक वेरिएबल का अगर सेपरेट मेमोरी बनेगा तो एक नाम से एक ही वेरिएबल बन पाएगा। तो हर बार फंक्शन काउंट कितनी बार भी कॉल होगा, यहीं से इसी जगह से इसी मेमोरी से x की अपनी मेमोरी से उसको कॉल करता रहेगा, और हर बार x का वैल्यू इंक्रीज होगा जब जब काउंट कॉल होगा। तो पहली बार जब कॉल हुआ काउंट फंक्शन तो x का वैल्यू 5 से 6 हो गया, फिर x का मेमोरी वहीं रह गया और फिर काउंट फंक्शन कॉल हुआ। अब ये x 5 नहीं x 6 माना जाएगा और x का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो स्टैटिक वेरिएबल्स में एक ही बार डिक्लेरेशन हो पाता है, यानी एक ही बार इनिशियलाइजेशन हो पाता है, बार बार इनिशियलाइजेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 6 7, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये हमारे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ हैं। इन सारे MCQs को बार बार आप देखें और इम्पॉर्टेंट जो लगे, जहाँ भी कंफ्यूजन हो अपने क्वेरीज को कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लें और घर में इसको प्रैक्टिस करते रहें बार बार, ताकि ये दिमाग में सेट हो जाए एक एक क्वेश्चन।